हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पैसे लुटा रहा है लड़कियों के ऊपर, ये इस बस्ती के खिलाफ है। ये मत अरे काका क्या बोलते हैं तुम्ही? अरे इन बच्चों का हुनर है ये, उसकी कदर करनी चाहिए हमें। तुम्हें बजाता है ना वही ठीक है, ये लड़कियों के ऊपर पैसे क्या लुटाता है? लड़की का काम घर पे खाना बनाना, बच्चे पैदा करना है, ना कि गांव में ढोल बजाना। लड़कियां है, इन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। इस बेशरम लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जैसी माँ वैसे बेटी। हे माता रे, जास्ती बोलता है तुम्हें। कौन से जमाने की बात कर रहा है रे तू? ये मीना ढोल बजाएगी तो बजाएगी। सिर्फ 15 मिनिट ये ढोल गले में लटका कर घूम के दिखा, फिर बात कर। हिम्मत असेल ना तर ढोलला हात लावायचा, नाहीतर बांगड्या भरून घरात बसायचं, कळलं? कला तो हर कोई साफ ही होती है, खोट तो देखने वाले की नीयत में होती है। मीना बजा। आई मी माई सेल्फ, यानी कि मैं और मैं। कुछ लोग इस मैं में इतने उलझ जाते हैं कि सबसे दूर हो जाते हैं, और एक बार बुरी छवि बन जाती है तो उसे बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो कितने भी अच्छे काम कर ले, फिर से अपने वजूद को बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन उनका अक्स उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने ही बुरे कर्म अपने नुकसान का कारण बन जाते हैं। आज का ये केस इंसानी सोच के एक अहम पहलू को उजागर करता है, ऐसे सवाल खड़े करता है जो हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देंगे। हे काय करतात? अरे ट्रॉफी कोई ऐसे फेंकता है? हमारे बेटे ने जीता है उसे। पता है मगर किसने? ड्रामा में। ये सब करने के लिए कॉलेज में भेजा क्या तुझे? बाबा मत बोल मुझे बाबा, पढ़ाई पे ध्यान दे और ये सब नौटंकी वगैरह बंद कर डाल, वरना तेरे सब खर्चे के पैसे बंद कर दूंगा मैं। पैसा पैसा पैसा, जिंदगी में सब कुछ पैसा ही होता है क्या? उन्होंने आज तक मेरे से प्यार नहीं किया, अब मैं उनसे पैसे कभी नहीं लूंगा। आंटी आप जाके बाबा को समझाइए, हम सब फ्रेंड्स कौशिक को समझाएंगे। अंकल, मुझे इंटर कॉलेज कंपटीशन में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? वो बाबा कॉलेज आए थे, सबके सामने तमाशा करके चले गए, पैसों का रोब दिखा रहे थे। अब तो मैं कसम खा रहा हूँ, मैं उनसे कभी भी पैसा नहीं लूंगा। अंकल, मुझे काम करना है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। देख बेटा, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे अच्छा ठीक, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा जॉब देखता हूँ, तू परेशान मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और आज रात को मैं तुमसे मिलने भी आऊंगा, है ना? ठीक है, अब
जरा अच्छे से एक स्माइल कर दे। साहेब मी फोन केलं होतं, एक पुराची लाच पडलेली आहे साहेब. हटो रे, हटो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, चलो. सर गर्दन पे निशान देख के लगता है कि गला घोट के मारा गया. आसपास मिठाइयाँ पड़ी है, तो कोई खुशी का माहौल होगा, फिर ये मर्डर क्यों? शिंदे, मिठाइयाँ फॉरेंसिक के लिए भेज दो, हो सकता है इसमें जहर या बेहोशी की दवाइयाँ मिलाई गई हो. सर स्टूडेंट है पदविया कॉलेज का, हॉस्टल में रहता है, पूना का रहने वाला है. सर ये रस्सी मिली है. हो सकता है इस रस्सी का इस्तेमाल मर्डर के लिए किया गया हो. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो और हॉस्टल में जाके इसकी पूछताछ करो. ओके सर. मीना बेटा जाना, सुबोध कहीं दिखाई दे रहा है क्या, देख के आना. जाना भाई कितनी बार देखूं और कहाँ कहाँ देखूं, हर जगह देख लिया, दादा का कोई अता पता नहीं है. अगर पर मी पड़ गई कलेजे में ठंडक. ये सब तेरे जिद का नतीजा है ना. तुम मीना को ढोल बजाने बेचती ना, रवि और सुबोध दोनों गायब होते. ताई तुम्ही कुठला संबंध कुठे जोड़ता है? मीना का ढोल बजाना और उन दोनों का क्या संबंध है? क्यों नहीं है? लड़कियों का ढोल बजाना रवि को पहले से ही पसंद नहीं है, पता है ना तुझे. पर नहीं, तू अपने जिद पे ही अड़ी रहेगी. जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें रवि का ही हाथ. मुझे पता है निकम किसकी बोली बोल रहा था. ये सारा तमाशा रवि का किया धरा है. प्रत्येक गोष्ट त्याच्या डोक्यावर टाकायची गरज नाही है. अरे तुझं तर बात ही करना बेकार है. अरे ताई, आई बाबा तो खुद भी ढोल बजाते थे ना, तो फिर उनको लड़कियों का ढोल बजाना पसंद क्यों नहीं है? आइए जरा बैठ. बेटा दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद की नाकामयाबी झेल के औरतों की तरफ के दिल से देख पाते. मेरे पापा ना पहले ऐसे नहीं थे, हम दोनों मिलके ढोल बजाते थे. जिंदगी में कुछ बातें समझ में ही नहीं आती. तेरे बाबा का व्यवहार भी ऐसे ही है, कभी मेरी समझ ही नहीं आया. रवि जो खुद एक जमाने में अपनी पत्नी प्रज्ञा के साथ ढोल बजाया करता था, आज अपनी ही बेटी मीना को ढोल बजाने से रोक रहा था. कहीं ना कहीं वो एक दोहरा चेहरा लेकर जी रहा था. और वहीं कौशिक जो अपने पिता से परेशान था, उसकी मौत हो चुकी थी. एक होनहार विद्यार्थी कौशिक की हत्या के पीछे किसका हाथ था? सवाल ढेर सारे थे और पुलिस जी जान से तहकीकात में जुट गई. आप बहुत ही अच्छा लड़का था, सीधा साधा नेक, और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी. पता नहीं इसके साथ ऐसा किसने किया है. ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप ही के हॉस्टल का लड़का हमें मरा हुआ मिला है और आप ही को नहीं पता कि कौन आया और कौन गया. रात को 10:30 बजे के बाद बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती, पर कभी कभार किसी स्पेशल केस में कोई लड़का परमिशन लेकर बाहर जा सकता है. कल रात को कौशिक गया था बाहर, मैंने सोचा वापस आ गया होगा. कल रात किसके साथ? मतलब माहित ही नहीं साहब. कौशिक के जाने के बाद हॉस्टल से कोई बाहर गया या बाहर से कोई अंदर आया? नहीं साहब, ना तो कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया. मुझे कल रात से लेकर सुबह तक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए. दत्ता रजिस्टर की कॉपी काढून घ्या. कौशिक ब्राइट स्टूडेंट था. हाँ, कुछ स्टूडेंट से उसकी अनबन होती थी, लेकिन वो बातों से मना लेता था सबको. ऐसा कोई एक नाम बता सकते हैं जिससे उसकी अनबन होती थी? ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन हाँ, एक सीनियर स्टूडेंट है साकेत, उससे हमेशा उसकी अनबन चलती थी. साकेत नाम से कोई है जिससे उसकी बनती नहीं थी? वो हमेशा उलझता रहता था, पर टिक नहीं पाता. फट्टू एक नंबर का. किसी और पे शक है तुम्हें? अंकल. ये अंकल कौन है? पिछले कुछ महीनों से ये अंकल उसकी जिंदगी में आए, और उसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो उन्हें तुरंत कॉल करता और वो हेल्प करने आ जाते. इस अंकल का कोई नाम पता मालूम है? नहीं, कौशिक के पास भी उसका नंबर ही था. ठीक है, आप जा सकती हैं.
अरे साकेत, कहाँ जा रहे हो तुम? तू साकित है? रुक रुक रुक। मैंने कुछ नहीं किया सर। तो भाग क्यों रहा था? सर वो प्रोफेसर सर ने आपको मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था, इसलिए मैं डर गया था सर। डर गया था या डरने का नाटक कर रहा था? कौशिक के साथ दुश्मनी थी ना तेरी पुरानी? सच सच बोल दे, वरना इतना मारूंगा ना कि तोते की तरह बोलने लगेगा। सर मैं सच सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ ये है कि मैं कौशिक से लड़ता था। सब दोस्ती यारी में तो ऐसा चलता है ना सर। कल रात कहाँ था तू? सर मैं हॉस्टल में ही था, मेरे दोस्त से पूछ लो। हाँ सर, कल ये हमारे साथ ही था रात को। देख साकेत, अगर इनमें से एक भी बात झूठ निकली तो तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा। आपकी और कौशिक की नहीं बनती थी। कल आप उसके कॉलेज गए थे जहां आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस बाप बेटी की अनबन नहीं होती साहब। बचपन से लेके आज तक उसकी हर ख्वाहिश हमने पूरी की। साहब मेरा अपना बिजनेस है, मैं चाहता था वो एमबीए करे और मेरा बिजनेस आगे बढ़ाए, मगर उसे तो नौटंकी का शौक लग गया था, बस इसीलिए मैं उसे टोकता रहता था साहब। इन दोनों वो किसी अंकल के कांटेक्ट में था। क्या आप लोग जानते हैं ये अंकल कौन है? अंकल? कौन अंकल साहब? हम नहीं जानते किसी। कौशिक के दोस्त से पता चला है कि कोई था जिससे वो बातें करता था। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपकी डिटेल्स वहां लिखवा कर जाना। इनके डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेना और ये अंकल कौन है उसका पता करो। ओके सर। अरे रवि, अरे काय झालंय तुला? लंगडतोस का? और कल रात भर कहाँ था तू? और तू कल घर क्यों नहीं आया? कुछ तो बोलेगा मुझे, जवाब तो दे। आल्यापासून नुसती पिट 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 लावले। माना कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ, लेकिन हर बार टोकना जरूरी है क्या? अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। तू कहाँ गया था इतनी देर, क्या कर रहा था? सब बातों का जवाब दे दूं। काय बोलतोस तू रवि? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए दांव पे लगा दी। बचपन से तुझे पाला पोसा, खुद के बारे में कभी सोचा नहीं मैंने, सिर्फ तेरे बारे में सोचा। बात डाला। तूने जो कुछ भी किया ना मेरे बारे में, उसका ढिंडोरा पीट चुके पूरे गांव में। अब ये नाटक बंद कर दे। देख पहले मैं बहुत परेशान हूँ, और एहसानों का बोझ मेरे सर पर डाल के और परेशान मत करो मुझे। और तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, बिना शादी के मेरे सर पर बैठ गई हूँ यहाँ पर। बाबा की दुकान पर भी नागिन जैसे बनकर बैठ गई हूँ। अब ये घर बचा है, इसे भी हड़पना चाहती हो? ताई, ताई क्या हुआ? क्या हुआ ताई को? कुछ नहीं हुआ उसको, मर नहीं गई वो। मुझे पहुंचाए बगैर मरेगी भी नहीं वो। कैसे बात कर रहे हो आप? क्या किया है ताई ने? कुछ नहीं किया उसने, जो भी किया है तूने किया है। ये ढोल पीटना बंद कर दे। इतनी बार समझाया मैंने तुमको, तुम समझ नहीं पाई। अब तो बस्ती के लोग भी बोलने लगे हैं। अब तो ढोल पीटना बंद कर दो। रवि, तुम्हारा ढोल बजाना मुझे उस वक्त भी पसंद नहीं था और आज भी पसंद नहीं है। ढोल बजाते वक्त तुम्हारा मटकना, तो तुम्हें छूने की कोशिश करना, पैसे उड़ाना, छी, घिन आती थी मुझे इन सब से। रवि, वो मेरी कला का सम्मान था। जो भी हो, आज के बाद तुम और मीना ढोल नहीं बजाओगी, बस। शायद तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से तुम कभी अच्छे प्रेमी नहीं बन पाए, ना ही अच्छे पति और ना ही अच्छे बाप। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। दादा, दादा, दादा संभालो अपने आप को। दादा, आई, आई भागना। सुबोध, सुबोध, आई, 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 दादा, आई। सर कौशिक के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। मदन की काफी कॉल्स हुई हैं, लेकिन बात नहीं हुई।
सुबह तो ये लोग झगड़े की बात कर रहे थे, फिर अचानक इतने सारे कॉल्स। ये मदन जब कौशिक को कॉल कर रहा था तब मदन की लोकेशन क्या थी ट्रैक करो सर। और उस अंकल का पता चल गया? सर इस अंकल के नंबर से इसकी डिटेल्स मिल गई है। भाईंदर में रहता है, रवि गाड़े नाम है। 17 साल पहले इसकी बीवी जल के मर गई थी। उसी सिलसिले में इसे अंदर भी किया था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये छूट गया। वैसे रवि करता क्या है? सर एफआईआर के मुताबिक ये किसी बैंड में ढोल बजाता था। और सर अब इसकी छोटी सी पान बीड़ी की दुकान है। सर रवि के परिवार में अब दूसरी बीवी है प्रज्ञा, उससे एक बेटी है मीना, पहली पत्नी से एक बेटा है सुबोध, उसकी एक बिन ब्याही बहन भी है विद्या। क्या हुआ? आई कहती है कि ये सब कुछ जो हुआ वो बाबा ने किया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबा ऐसे सब क्यों करेंगे। तेरे बाबा कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग खराब है उनका। तेरा आत्या के भी हाल देख रही है ना तू, इस सुबोध का भी। सुन ना, मला खूप भीती वाटते है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबा कहीं हमारे रिश्ते को भी क्या मंजूरी नहीं देंगे, यही ना? मुझे भी वैसा ही लगता है। और वैसे भी कुछ हुआ ना तो हम भाग के शादी करेंगे बस। आणि जिकडे पण तुझा बाप आला ना तर तुला सोडणार नाही मी। चला आता वाजव, घे वाजवायला, चला वाजव। रवि अपने घर वालों के साथ बेरुखी से पेश आ रहा था, अपनी सोच उन पर थोप रहा था, और शायद यही वजह थी कि उसका अपना बेटा सुबोध उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। ऐसे इंसान के तार कौशिक के साथ जुड़े थे। रवि जिसकी पहली पत्नी 17 साल पहले जलकर मर चुकी थी, वो कौशिक की जिंदगी में क्या कर रहा था? कौन था जो कौशिक जैसे लड़के से नफरत करता था? कौशिक की मौत की गुत्थी उलझी हुई थी और यहां रवि के कई पहलू अभी सामने आने बाकी थे। अरे आज तो ये मैंने मीना के लिए बोला है, ये है हमारे पतक की भवानी। वाह मीना, अरे तेरे हाथों में तो बिजली है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है तू। एक दिन ये ढोल की वजह से बहुत बड़ा नाम कमाएगी तू। अरे लोग पीछे आएंगे तेरे, पूछने आएंगे तुझे। वो तो ठीक है काका, पर बाबा को ये सब पसंद नहीं है। अरे तेरे बाबा को मार गोली, मैं समझाऊंगा उसे, और ऐसे समझाऊंगा उसे कि जिंदगी भर कभी तेरे रास्ते में नहीं आएगा वो। अरे बच्चे लोग बजाओ, तुम लोग कमवायचे आपल्याला नाही, नुसतं गिळायला पाहिजे। पीछे 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 भागता है। अरे बाबा मैं प्यार है, ये जान लेना चाहता है बाबा की। कितनी बार बोला दुकान पे बैठ, अरे इसकी बुआ दुकान खा जाएगी तब अकल आएगी इसकी। जासूसी करता है मेरी। जान लोगे क्या बच्चे की? जान की जान से मार दूंगा, सबको जान से मार दूंगा, सबको जान से मार दूंगा। सबको जान से मारेगा? जिस तरह कौशिक को मारा उस तरह सबको मारेगा तू? कौशिक को? मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। ढोल बजाने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरा ढोल आज मैं बजाता हूँ। लेके चलो इसे। कौशिक मेरा बेटा ही था, मेरा और प्रज्ञा का बेटा था सा। शादी से पहले हुई भूल थी वो, लेकिन हमारे प्यार की पहली निशानी थी साहब। मदन और मंजिली ने कौशिक को सातारा की एनजीओ से गोद लिया था। उसके बारे में पहले मालूम नहीं था मुझे, और जब पता चला तो उससे दोस्ती की और उसे मार डाला। बड़ी लंबी प्लानिंग की तूने। ऐसे रवि को देखकर लगता नहीं था कि इतना बड़ा प्लानिंग करेगा।
डायरेक्ट मर्डर। इसकी बीवी के वक्त भी अपन को इस पे डाउट हुआ था, पर अब तो लगता है कि इस बेचारी राधिका को भी इसी ने मारा होगा। माना कि कौशिक तेरा बेटा था, लेकिन इतने सालों बाद प्यार कैसे उमड़ा है तेरा? साहब, जिस ढोल की वजह से हम करीब आए थे, उसी ढोल ने मुझे और प्रज्ञा को दूर कर दिया। ये ढोल बजाने का सीजनल धंधा साहब, कमाई ज्यादा नहीं थी। मेरे बाबा नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने नाचने वाली लड़की हमारे घर की बहू बने। और तात्या, मेरा ससुर, वो तो मुझे निकम्मा ही समझता था। तात्या ने मुझसे झूठ बोला कि प्रज्ञा की शादी कर दी और उसे गांव भेज दिया। और तूने यहाँ शादी कर, और पहले बीवी की मौत के बाद तूने प्रज्ञा से शादी कर। लेकिन तेरे पहले बीवी की मौत का केस तो 17 साल पुराना है। कौशिक की उम्र लगभग 23 साल होगी, फिर भी तू कहता है कि कौशिक प्रज्ञा का बेटा है। सब प्रज्ञा ने ये राज मुझसे छुपा के रखा था। ये मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब प्रज्ञा की मौसी सारिका उसके घर आई थी तब। कौशिक को मिले हो कि नहीं तुम? अब तो बहुत करीबी आ गया ना तुम्हारे। खाएगा मौसी, क्या करो उससे मिलके? कुछ बातें ना पर्दे के पीछे ही अच्छी रहती है। मैं उसकी माँ हूँ, ये भी नहीं बोल सकती मैं उसे। मुझे पता क्या फायदा ऐसी बेमतलब मुलाकात का। अगं प्रज्ञा, किती झालं तरी तो तुझा मुलगा है। तुम्हारे और रवि के प्यार की पहली निशानी इसलिए पूछ रही हूँ मैं। एक बार जाके उसे मिल लो। सारिका, कशाला डोका खाते इस से? इतनी साल ये बात छुपा के रखी है और रवि राक्षस से, तो छुपे रहने दो ना। साहब, ताते ने मुझसे झूठ बोला था साहब। असल में प्रज्ञा पेट से थी, ये बात मुझे न पता चले, इसलिए उसे गांव में भेज दिया। लेकिन जब पता चला तो मैंने भी कसम खा ली कि ये राज जो दबा हुआ है उसे मैं दबा के रखूंगा। लेकिन कौशिक से मिलूंगा जरूर, उसे बता दूंगा कि मैं एक अच्छा बाप हूं। दुनिया को बता दूंगा कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना वो समझते हैं। हाँ, यही भलाई दिखाई ना तूने। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए। मेरे बाबा एक फूटे हुए ढोल की तरह है, कुछ काम के नहीं है। ये अंदर गए तो सबको सुकून मिलेगा। नहीं जग्या, मेरे बाबा खून नहीं कर सकते। देखो, मुझे घुमा फिरा के बोलना नहीं पसंद है, सीधा बोलता हूँ। अच्छा हो गया, हमारा रास्ता तो साफ हो गया। नहीं जग्या, मेरे बाबा इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं अपनी खुशी के लिए मेरे बाबा की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकती। मेरी बात पहले अगर माने होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता। उस रवि ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल, नाबालिग हो तुम। अगर किसी को पता चल गया कि रवि का बच्चा तेरे पेट में है तो छी थू करेंगे। अब मेरी एक बात सुन, यहाँ से सीधा सतारा जाना है, सारिका मौसी के यहाँ, समझी के नहीं? तेरे जाने के बाद उस निकम में रवि ने शादी कर ली। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, उसने अपनी बीवी को जलाकर मार डाला। तूने कौशिक के साथ दोस्ती की, उसका विश्वास जीता और खिलवाड़ किया उसकी जिंदगी के साथ। कौशिक और उसके बाप के बीच दरार डालने में भी तो कामयाब हो गया। नहीं साहब, नहीं, उसके पापा से मुझे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद पैसा था, नाम था, लेकिन वो कौशिक को समझ ही नहीं पाया था। कौशिक के मन में उसके लिए नफरत बढ़ गई और मेरा काम आसान हो गया साहब। वो बाबा आए थे, सबके सामने तमाशा करके चले गए। देख बेटा, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना, तू परेशान मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे और कौशिक के बीच में एक अटूट सा नाता जुड़ गया था साहब। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या था? अरे अंकल, आप बताओ ना। मेरे पास माँ है, ऐसा। मेरे पास माँ नहीं है,
मेरे पास आप हो। मैं बहुत खुश था साहब। कौशिक को मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। मैं चाहता था कि वो कुछ बने, अपने दम पर बने। तो प्रज्ञा की आंखों में मेरे लिए भरोसा देखना चाहता था मैं। अगर तुझे अच्छा बाप बन के दिखाना था तो उसके लिए तेरे घर पर तेरे 2 सगे बच्चे भी है, उन पर अपना प्यार चाहता था। मेरे बच्चे सुबह राधिका ने खुदकुशी कर ली। उसका सुबोध पर बहुत गहरा असर हुआ है साहब। वो उसकी और अपने ख्यालों की दुनिया में ही रहता है हमेशा। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझता है। कई बार तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। सुबोध के अलावा तुम्हारी एक बेटी भी है ना? लेकिन वो प्रज्ञा उसे कुछ बोलने नहीं देती साहब। वो ढाल बन के सामने आ जाती है, जैसे किसी वो उसकी माँ है और मैं जल्लाद हूँ साहब। यहाँ पर मुझे समझने वाला कोई नहीं है साहब। लेकिन जब कौशिक की बात सामने आई तो मुझे रोशनी की किरण नजर आई थी। लेकिन मेरा कौशिक, मैंने कौशिक को नहीं मारा। फिलहाल तो इसे जाने दो। कौशिक के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबके डिटेल्स दिखा दो। ओके। ढोल के 2 सिरों की तरह एक तरफ रवि की इतनी बुराइयां हैं कि हर कोई उससे नफरत करता है। यहां तक कि उसका अपना बेटा सुबोध भी उसकी जान का दुश्मन है। और वहीं दूसरी तरफ रवि का कौशिक के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग है। अपनी अच्छाइयों से रवि उसके साथ एक नई सुंदर दुनिया बनाना चाहता है। क्या रवि महज अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा लगाए हुए था, या फिर वो सचमुच बदल रहा था, या फिर अपना वजूद बचाने के लिए किया गया नाटक था जिसके बेनकाब होने की वजह से कौशिक मारा गया था? या ये प्रज्ञा के इतनी बड़ी बात छुपाने के पीछे रवि का आक्रोश था जो कौशिक की हत्या के रूप में सामने आया था? या फिर इस सब के पीछे उसका कोई और ही मकसद था? कौशिक की हत्या का राज अभी तक पर्दों में था, लेकिन इतना साफ था कि कौशिक की मौत से रवि की जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ था। पोलिसांनी मला सोडलं की उनको गलतफहमी हो गई थी कि कौशिक को मैंने मारा। मैंने कुछ नहीं किया था। फिर मैं तो सिर्फ एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। सर, आपका शक सही निकला। मदन की लास्ट लोकेशन कौशिक के मर्डर वाली रात कौशिक के हॉस्टल के पास ही थी। अगर उस रात मदन हॉस्टल के आसपास था तो उसने ये बात हमसे बताई क्यों नहीं? उठाकर लेकर इस मदन को। ओके सर। लेकिन मैंने कुछ किया ही साहब। माला कैसे नहीं खाया सब मार क्यों रहे साहब? सुबह बेटे के साथ झगड़ा होता है, रात को दोबारा झगड़ा होता है, गुस्से में आकर अपने बेटे को मार देते हो और हमें ही पूछ रहे हो कि बेटे का खून किसने किया? क्या बोल रहे साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। 17 तारीख को बेटे के हॉस्टल में क्या करने गए? हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है। रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक तुम हॉस्टल में थे। क्या कर रहे थे वहां पर? हाँ साहब, हॉस्टल में गया था। झगड़े को लेकर मेरी बीवी ने जो समझाया था, तब मैं कौशिक को मनाने के लिए वहां गया था। मगर वो मुझ पर नाराज था, इसलिए वो आया नहीं और फोन भी नहीं उठाया मेरा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? सर, अपने बेटी की लाश देखकर मैं बौखला गया था साहब, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। पर साहब, उस रात जब मैं बाहर कौशिक का इंतजार कर रहा था, तब मैंने एक लड़के को हॉस्टल में जाते हुए देखा था। सर, इनमें से कोई लड़का है? नहीं सर। इन दोनों में से कोई? हाँ सर, यही था सर। सर, साकेत तो 2 दिन से हॉस्टल में आया ही नहीं। मैंने उसका कमरा बंद कर दिया है। इस साकेत की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और मुंबई से बाहर जाने वाले सभी रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो और एक टीम साकेत के घर पे भेज दो। ओके सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम वहां पहुंच रहे हैं।
बॉडी पार्ट। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? वैसे भी लाश ढोल में मिली है, इसका मतलब कोई आसपास वाला ही होगा, और रवि के दुश्मन भी कम नहीं थे। सर लाश को देख के लगता है पूरे जन्म का बदला लिया। पहले इसके बेटे को मारा, फिर इसे। सर इन दोनों के मर्डर में क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन तो जरूर है, और जिस दिन ये कनेक्शन का पता चल जाएगा ये दोनों मर्डर केस सॉल्व हो जाएगा। साकेत का मोबाइल सर्विलेंस पे डाल, इस साकेत का मिलना बहुत जरूरी है। और ये रवि, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, और रवि के मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी ये भी बता दो। ओके सर। प्रज्ञा जी, देखिए अपनों को खोने का दर्द क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि रवि को किसने मारा? प्रज्ञा जी संभालिए अपने आप को। हमें मालूम है कि कौशिक और रवि की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दादा कुछ सापडत नहीं। ये आपके बेटे सुबोध के बारे में बात कर रही है? कहाँ है वो? कुछ पता नहीं, कल रात से घर नहीं आया है। बाप बेटे में झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन दादा कोयती लेके पापा को मारने गए थे। दादा काय करते हो इसे? दादा सुबोध को जाना था। अरे बेटा मैं आपको और रोने नहीं दूंगा। नहीं नहीं मतलब सुबोध ने रवि को मारा और कहीं छुप कर बैठा है वो? नहीं, सुबोध ऐसा नहीं करना। सुबोध नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। साहब रवि को तो कोई भी मार सकता है। ये बात तो तय थी कि रवि ने कई दुश्मन बना रखे थे और वो हर एक के निशाने पर था। किसने दी रवि को ये दर्दनाक मौत? क्या कौशिक की मौत और रवि की मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? पहले बेटे और फिर पति की मौत से प्रज्ञा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। इस ढोल को पहचानते हो? हाँ सर, ये जग्या का ढोल। कहाँ मिलेगा ये जग्या? तू लेके चल इसे। सर चल सर चल लेके सर क्या हुआ सर? देख क्यों मारे हो सर? ये तेरा ही ढोल है ना? इसी में रवि की लाश के टुकड़े फेंके थे ना तूने? चल अब तेरा ढोल बजाता हूँ। सर वो मेरा ढोल है, लेकिन वो चोरी हो गया था सर। चोरी हो गया था? हाँ सर, मैं अपना ढोल भावेश के गोडाउन पे रखता हूँ। ये भावेश कहाँ मिलेगा? कसुन मान चला रे, टाइट करवा रहा हूँ। कौन है भावेश? ये है? हाँ सर। ढोल कहाँ है इसका? चोरी हो गया साहब। क्या जगह बताए धन मैंने? कंप्लेंट की तूने पुलिस स्टेशन में? हाँ की थी। जगह का ढोल, मेरा टेम्पो भी चोरी हो गया साहब, लेकिन आप वो ढूंढने के बजाय हमें को पूछ रहे हो साहब। क्योंकि इसके ढोल में रवि के लाश के टुकड़े मिले हैं, और जहाँ तक हम जानते हैं रवि से दोस्ती तो नहीं थी तुम्हारी। अब नहीं बताएगा क्या ससुराल चल के? क्या साहब, हमने कुछ नहीं किया है, सच में चोरी हुई थी। चाहिए तो आप रिपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा ये बता, ये ढोल चुरा कौन सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मेरे गोदाम की एक चाबी ताते के पास थी, पर ताते तो बोला कि चाबी गुम हो गई। अब इससे ज्यादा मैं नहीं जानता साहब। तात्या, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं समझा नहीं कुछ। जग्या का ढोल और भावेश का टेम्पो गायब है, और ढोल के अंदर रवि की लाश मिली है, और गोडाउन की चाबी तुम्हारे पास है। चाबी का मेरे पास होना मतलब मैं खूनी हूँ? चाबी तो पहले चोरी हो गई थी। चाबी ना सही, पर प्रज्ञा के लिए खून तो कर ही सकते हो ना? क्यों तकलीफ थी तुम्हें रवि से इतनी? अरे साहब एक तकलीफ हो तो बताओ। वो बचपन से प्रज्ञा के पीछे लगा हुआ था। जब भी हम लोग ढोल की प्रैक्टिस करते थे, रवि ढोल की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आता था, लेकिन इस कला के लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए आता था वो, और इसीलिए वो कला की कीमत समझा ही नहीं। लाश देखकर ये बात तो पता चलती है कि मारने वाला कोई नजदीकी है। तुम बता सकते हो कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है। कोई समझ ही नहीं पाया उसे। दिल का बुरा नहीं था वो साहब, सिर्फ जुबान का कड़वा था। जिसने भी मारा है करीबी, आप तो उसकी करीबी थी ना। आपको पता है कि कौन कर सकता है? सुबोध, जिसने अपनी माँ को जलकर मरते हुए देखा, या फिर प्रज्ञा, जिसने अपने बेटा खोया? प्रज्ञा तो रवि के पीछे पागल थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। सुबोध का क्या, वो तो गलतफहमी का शिकार है। सर, रवि की लास्ट लोकेशन का पता चल गया है। रवि के कॉल रिकॉर्ड ने उसकी आखिरी लोकेशन तो हमें बता दी, लेकिन खूनी ने जगह देखो क्या चुनी है। चारों ओर सन्नाटा है। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, खूनी ने लाश यहाँ फेंकने की बजाय इतनी दूर ले जाके क्यों फेंकी होगी? ये खूनी जो कोई भी है वो आसपास वाला है और बहुत ही शातिर है। उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमें उलझाने के लिए किया। सर, साकेत मिल गया। अरे सर क्या?
वार्डन और सीसीटीवी को चकमा देकर मर्डर का प्री प्लान बनाया तूने? नहीं सर, ये कोई प्री प्लान मदद नहीं। हॉस्टल से निकलते वक्त अपना फोन हॉस्टल पर छोड़कर आए थे ताकि हमें भी चकमा दे सके। नहीं सर, कौशिक को फॉलो करने के चक्कर में वो वहाँ छूट गया था सर। हाँ, फिर आगे? सर, कौशिक से मैं जलता था। कौशिक जिस दिन से कॉलेज आया उसी दिन से हीरो बन गया था सर। पूरी बात बता। सर, मैं अपने घर से निकालने के लिए जी और मॉल में काम करता था। अचानक वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि इसके पीछे कौशिक और उसके अंकल का हाथ है। चिंता मत करना बेटा, देख मैंने निकट इलेक्ट्रॉनिक्स में तेरे बारे में बात की है। सेल्स पर्सन का जॉब है लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। कल से ज्वाइन कर लो। आज के ज़माने में तो कोई सगा भी इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया। ये बोल के पराया कर रहे हो मुझे? मुझे भी अपना ही समझना। हाँ, ये तुम्हारी जीत की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी बस मेरा गुस्सा फूट पड़ा सर। उसने मेरी पोजीशन ले ली, मेरी नौकरी छीन ली और तो और मेरी गर्लफ्रेंड को भी मुझसे छीन लिया सर। सर, मैंने सोच लिया था कि इस कौशिक का क्या करना है। उस दिन उस अंकल के मिठाई दे के जाने के बाद मैंने अपने रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हटा दिया सर। वो अंकल मतलब कौशिक के बाप को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उनको नहीं मारा सर। नहीं मारा सर मैंने उनको। सच बता। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उनको नहीं मारा सर। एक खून तो मैं कर चुका हूँ। उसकी सजा अगर मौत है तो दूसरा खून कबूल करने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं कौशिक से अपना बदला लेना चाहता था बस। तुम्हारी पोजीशन चली गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई, इसलिए मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया तुमने। कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इतने दूर हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं वो लोग। तुमने ना सिर्फ उनका भरोसा तोड़ा है बल्कि अपने साथ साथ उनकी भी जिंदगी बर्बाद की है। कौशिक का मर्डर साकेत ने किया था, फिर रवि को किसने मारा? इस सुबोध के बारे में कुछ पता चला? सर, हमने खबरियों को उसके पीछे लगाया हुआ है। आखिरकार कौशिक की मौत की गुत्थी सुलझ गई, लेकिन तहकीकात में जुटी पुलिस के सामने अब भी ये सवाल खड़ा था कि आखिर रवि को किसने मारा, किसकी नफरत ने उसे ऐसी खतरनाक मौत दी। पुलिस को शक था कि हो ना हो ये किसी करीबी इंसान का काम है और इसलिए पुलिस ने हर करीबी इंसान को बारीकी से टटोलना शुरू कर दिया। छोड़! क्यों मारा अपने बाप को? तेरा बाप मर गया, इस बात का दुख नहीं है तुझे? अच्छा वो मर गया, मेरी माँ को मारा था उसने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी और तेरा बाप निर्दोष था। निर्दोष नहीं था, जब वो चल रही थी तब वो वही था, मैं भी उधर था। उसने कुछ नहीं किया, उसने मारा मेरी माँ को। मार डाला, मेरी आई को मार डाला। अब वो मीना को भी नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। सर, सुबोध की हालत देखकर लगता नहीं है कि उसने ये मर्डर किए होंगे, वो भी इतने भयानक तरीके से, टुकड़े टुकड़े करके। अगर इसने मर्डर किया भी होगा तो भी लाश को ढोल में भरकर इतने दूर तक लाना इसके बस की बात नहीं। रवि के जितने भी दुश्मन थे, भाविन, जया, तात्या, विद्या, प्रज्ञा, इनमें से किसी की भी मोबाइल लोकेशन मर्डर जहाँ हुआ था वहाँ आसपास ठीक है पता करो। एक एक को कूटो और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। उस टेम्पो का पता चल गया? नहीं सर, अभी तक नहीं, लेकिन तलाश जारी है। ठीक है। सर, ये देखिए सर, इसके मोबाइल रिकॉर्ड के हिसाब से ये मोबाइल रवि के मर्डर स्पॉट के पास एक्टिव था। बैक रिकॉर्ड देखते हुए हो सकता है कि ये कारनामा इसी ने किया। अपनी खबरियों को काम पे लगा दो, मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ओके सर। बेटा, मैं समझा रहा हूँ, कितना रहोगे आप लोग? अब यहाँ रहने से क्या फायदा है? चलो अपने गांव चलते हैं। नहीं तात्या, अब यही मेरा घर है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं सब कुछ संभाल लूंगी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बोला सर, उसका अड्डा मिल गया है। ठीक है, हम पहुंचे। क्यों मारा रवि को? बोल, क्यों मारा रवि को? साहब, विद्या अपन को फोन किए थे, वो बहुत घबराई थी। विद्या ने तुम्हें फोन क्यों किया था? सुबोध घर से निकला था अपने बाप को मारने के लिए। मैं और विद्या तो सुबोध के पीछे गए थे। उधर से रवि रो रहा था और सुबोध जब उसको मारने के लिए उसके पीछे गया तो रवि एकदम पलट गया और सुबोध डर के भाग के गोयता वहीं फेंक गया साहब। फिर विद्या उधर दूर बैठकर रवि को देख रही थी। फिर अपन को विद्या ने बताया कि रवि ने कैसे उसके साथ इतना टॉर्चर किया। अपन से सहा नहीं गया साहब। फिर अपन ने वही कोयता उठाकर रवि को उधर ही मार दिया साहब। अपन ने टेम्पो भी चोरी किया साहब और वो जगह का ढोल भी अपन ने चुराया। रवि को ढोल से बहुत नफरत था। फिर उसी ढोल में उसका कब्र बना दिया मैंने और उस ढोल को फिर मैं जंगल में छोड़ दिया साहब। सर, ये कट्टा झूठ बोल रहा है और किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से मर्डर हुआ है, लगता है किसी करीबी ने अपनी भड़ास निकाली है। दौड़े, उठाकर लेकर आओ इस विद्या को। हो साहब। साहब रोको साहब, इसमें विद्या का क्या लेना देना साहब? उसका कोई कसूर नहीं। विद्या का लेना देना था या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। साहब बात सुनो साहब। साहब विद्या ने कुछ नहीं किया साहब, अपन ने मारा रहा। क्यों किया आपने उसे? बचपन से लेके अब तक सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट गया। मैंने अचानक फैसला ले लिया। एक इंसान की वजह से इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। पहले मेरे बाप को खा गया, मेरे घर संसार को बसने नहीं दिया, राधिका को मौत के घाट उतार दिया, प्रज्ञा की जिंदगी बर्बाद कर दी, सुबोध की जिंदगी तो मौत से भी बदतर कर दी इसने। मीना की खुशियां निकल गया। अरे ताते को तो जिंदा ही मार दिया उसने। कौशिक को भी खा गया। अरे तू तो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। रवि हमेशा यही चाहता था कि उसका परिवार सुखी रहे, खुश रहे। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका परिवार उसे समझ नहीं पाया। काश आप लोगों ने उसे समझा होता तो आज रवि जिंदा होता। रिश्तों में जब मैं घुलता है तो जन्म लेती है नफरत। रवि ने जिंदगी भर किसी से बेहतर रिश्ते बनाए ही नहीं, और जब बनाने चाहे तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्या के दिल में रवि के लिए पनपती नफरत ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और एक बहन के हाथों भाई की हत्या की शक्ल में सामने आया। रवि अगर अपनी इस मैं से बाहर निकलता और प्रज्ञा, विद्या, मीना और सुबोध के साथ रिश्ते बेहतर बनाता तो शायद रवि की जिंदगी कुछ और ही होती। प्रज्ञा कौशिक से उसका राज ना छिपाती, तात्या अपनी बेटी को रवि से दूर ना करता। इंसान इसी मैं के चक्कर में न सिर्फ दूसरों से दूरी बना लेता है बल्कि खुद भी बेचैन और अशांत ही रहता है। सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, जिंदगी तो वो बेहतरीन है जो औरों के भी काम आए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.